स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होगी। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9th में साइंस में फिजिक्स का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, और ये इसकी फर्स्ट वीडियो है, फिर आती जाएगी। और मैं इस वीडियो में आपको वर्क समझाऊंगा। वर्क, उसका कॉन्सेप्ट, उसका फॉर्मूला कैसे आया, यूनिट्स, उस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, थ्योरेटिकल कैसे क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, क्या अप्रोच है, कैसे है, सब समझाऊंगा। शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्लास 9th में फिजिक्स का चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। आप सीबीएसई, आईसीएसई किसी से भी वो देख सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों वो है वर्क। तो वर्क क्या होता है? तो बच्चों सुनो, सबसे पहले ये चैप्टर किसमें है? फिजिक्स में। तो जो वर्क होगा ना वो फिजिकल वर्क होगा, मेंटल वर्क की बात नहीं करेंगे इसमें। कौन सा वर्क होगा यहाँ पे? फिजिकल वर्क, पहली चीज। दूसरी चीज, वर्क होता क्या है? तो जो वर्क है ना, सबसे पहले कभी भी वर्क के सिंबल की बात करूंगा ना, तो वो सिंबल होगा W। और मैं वर्क के SI यूनिट की बात करूंगा, SI यूनिट, तो वो हो सकता है न्यूटन मीटर, जिसको मैं NM लिखूंगा, या फिर इसी को शॉर्ट में क्या लिख देता हूं, जूल्स। जैसे 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 मैं आपसे कहूंगा कि जो वर्क है ना वो है 5 न्यूटन मीटर, ऐसे भी कह सकता हूं जो वर्क है वो है 5 जूल्स, ठीक है। अब वर्क होता क्या है? तो बच्चों, वर्क होने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं सपोज ये एक ग्राउंड है, ये आपके पास क्या है? एक ग्राउंड। अच्छा, इस ग्राउंड में ये आपके पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ होगा मास m, सही है। अब मैं कहता हूं ना, इस तरफ मैंने इस पे फोर्स लगाया, इस तरफ मैंने इस पे क्या किया? फोर्स। तो मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, और मैं इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं, तो जिधर फोर्स लगा रहा हूं उसी तरफ क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्या? सही बात है। तो मैंने कहा अगर मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ होगी? इस तरफ। तो मैं कहूंगा अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूं और मेरी लगाई हुई फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आ गई, इसका मतलब मैंने इस ऑब्जेक्ट पे वर्क कर दिया। दोबारा सुनो, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाता हूं और मेरी लगाई हुई फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आ गई और वो अपने इनिशियल पॉइंट से कहीं और चला गया, तो मैं कहूंगा कि मैंने इस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया है। तो मैं कहूंगा when we apply force on an object, due to this force the object displaces from its initial position, then in that case we can say that we have done work on that object। दोबारा सुनो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो और आपकी लगाई हुई फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, तो मैं कहूंगा कि हमने उस पर क्या कर दिया? वर्क। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? यहां से अगर मेरे से कभी क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क होता क्या है, तो मैं कहूंगा व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन अ फोर्स इज applied on an object and due to this force the object displaces, and due to this force object displaces, object अपनी जगह से क्या हो गया? displaces, object displaces from its initial position, जहां से भी था वहां से वो क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। तो मैं कहूंगा अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूं और उस फोर्स की वजह से वो डिस्प्लेस हो गया, उस केस में मैं कह सकता हूं कि मैंने इस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया। तो इन दिस केस मैं क्या बोलूंगा? वर्क इज डन ऑन ऑब्जेक्ट। इस केस में उस ऑब्जेक्ट पे क्या किया गया? वर्क किया गया। अगर इस मार्कर पे मैंने फोर्स लगाया और मेरी लगाई हुई फोर्स की वजह से इस मार्कर में डिस्प्लेसमेंट आ गई, तो मैंने इस मार्कर पे वर्क कर दिया। तो व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ड्यू टू दिस फोर्स द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, इन दैट केस वी कैन से द वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। समझ आई? ये पॉइंट समझ आया? आ गया ना? ठीक, नोट करो, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। मैंने कहा सबसे पहले वर्क क्या होता है? वर्क होता है जिसका सिंबल होता है W और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू क्या? डिस्प्लेसमेंट। वर्क के लिए आप किसी भी फोर्स लगाओ और उस फोर्स की वजह से उसमें क्या आ जाए? डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का फॉर्मूला होता है F इनटू S, सही है।
फिर मैंने आपको बताया कि जो वर्क होता है ना उसका जो सिंबल होता है, सिंबल वो होता है W, और जो उसकी SI यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल्स होती है। अच्छा, जूल्स के अलावा मैंने क्या बताया था, क्या होती है, न्यूटन मीटर। किसी का डाउट आएगा तुम में से, भैया न्यूटन मीटर कैसे? तो देखो मैं कहता हूँ वर्क जो है, वर्क उसकी फॉर्मूला क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो वर्क किस में आ गई, न्यूटन मीटर में, और इसी न्यूटन मीटर को मैं क्या कह देता हूँ, जूल्स। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि वर्क हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं कौन सा वर्क है, तो भैया ये कौन सा वर्क है, फिजिकल वर्क। चौथा क्वेश्चन आएगा, चौथा एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, कि आप 1 जूल ऑफ वर्क को डिफाइन करो। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सुनो रिपीट करो। मैंने कहा कौन सा वर्क, फिजिकल वर्क। अच्छा, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से उसमें आ गई डिस्प्लेसमेंट, तो उस पे क्या हो गया, वर्क हो गया। सिंबल W, ऐसे यूनिट न्यूटन मीटर या जूल्स। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि क्या आप 1 जूल ऑफ वर्क को डिफाइन कर सकते हो? आपके एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप 1 जूल ऑफ वर्क को डिफाइन कर सकते हो? तो आप बोलोगे कैसे करेंगे, देखो मैं कहूंगा अगर 1 जूल ऑफ वर्क को डिफाइन करना है तो मैं बोलूंगा, देखो आंसर क्या होता है इसका, मैं कहता हूं वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वर्क को क्या बनाना है, 1 जूल। तो जब इसको 1 बनाना है ना, तो इसको बना दो 1। अच्छा, फोर्स किसमें होता है, न्यूटन में, और इसको भी बना दो 1, ये किसमें होता है, मीटर। तो मैं बोलूंगा 1 जूल का वर्क कब होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और उस 1 न्यूटन के फोर्स की वजह से उसमें 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट आएगी। देखो मैं क्या बोलता हूं, मैं कहता हूं जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था जिसका मास m था, अब मैंने इस पे फोर्स लगाई कितने न्यूटन की, 1 न्यूटन की। तो अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो इसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया। मैं कहता हूं अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, उस 1 न्यूटन की फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया। इस केस में मैं कह सकता हूं कि 1 न्यूटन का फोर्स लगा, 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई, तो 1 जूल का वर्क हुआ। समझ आया? तो मैं कहता हूं 1 जूल का वर्क कब होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और उस 1 न्यूटन की फोर्स की वजह से उसमें 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट आएगी। तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि 1 जूल का क्या हो गया, वर्क। तो इसे को लिखोगे कैसे, ये तो समझने के था, इसका आंसर लिखोगे कैसे, तो व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, इस 1 न्यूटन की फोर्स की वजह से उसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट आई, 1 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस बाय 1 मीटर। इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि 1 जूल का वर्क हो गया इस ऑब्जेक्ट पे। सो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, समझ आया? क्वेश्चन आएगा कि 1 जूल ऑफ वर्क को डिफाइन करो, तो आप बोलोगे जब किसी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा और उस 1 न्यूटन की फोर्स की वजह से उसमें 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट आ गई, इस केस में 1 जूल का वर्क हो गया। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया, वापस रिवाइज करो। वर्क, फिजिकल वर्क, सिंबल W, ऐसा यूनिट न्यूटन, मीटर या जूल्स। हमें क्या याद रखना है, जूल्स। इनका जो वर्क होता है क्या होता है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से उसमें आ गई डिस्प्लेसमेंट, तो उस पे क्या हो गया, वर्क। मैं कहता हूं वर्क 1 जूल कब होगा, तो जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा और उस 1 न्यूटन की फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट आएगी, तो 1 जूल का वर्क हो गया। यही सब पढ़ा है अभी तक, इसे नोट करो, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको जितना भी मैंने आपको समझाया ना, अगर वो आपको अच्छे से समझ आ गया, तो अब आप देखो आपसे क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो भैया कौन से क्वेश्चंस करा रहे हो, मैं आपको कोई बाहर के क्वेश्चंस नहीं करा रहा, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस है ना, पहले तो आप वो कर दो। अगर आप उसमें ही अच्छे हो गए ना, तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो मैं आपको आपकी बुक का जो वर्क एंड एनर्जी है ना, वो चैप्टर का देखना, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 करवा रहा हूँ। इससे हमारे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। फिजिक्स पढ़ाने का मेरा तरीका यही है कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ। एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, आपकी एनसीईआरटी में उस कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चन है ना, चाहे कहीं भी, वो सारे कराऊंगा एक साथ। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसमें जितने क्वेश्चन है सारे कराऊंगा एक साथ। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। आ जाओ। अब मैंने आपको वर्क बता दिया ना, अब वर्क पे 2 क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 1 है, ये 2 है, मैच कर देना भाई, ठीक है।
तो पहले एक एक करके करते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले पढ़ो, कह रहा अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। तो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका ये होता है ना कि सबसे पहले गिवन लिखना होता है। तो सबसे पहली लाइन में दिखा है कि फोर्स कितना दे रखा है, 5 न्यूटन। अच्छा, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस। डिस्प्लेसेस का मतलब है उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गई 2 मीटर की, यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रखी है, 2 मीटर। अब कह रहा है फोर्स क्या बताओ, वर्क बताओ, यानी आपसे क्या पूछ दिया, वर्क पूछा। अब मैंने कहा क्या मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है वर्क का जिसमें ये सब आता है? तो हाँ भैया, आपने अभी अभी तो पढ़ाया कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या यही पढ़ाया था? तो हाँ भैया यही पढ़ा था। अब मैंने कहा जो वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो भाई वर्क होता क्या है, फोर्स कितना है, 5 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2 मीटर। अब 5 दूनी 10, तो 10, और यहाँ लिखा है न्यूटन और यहाँ लिखा है मीटर, सही है। तो वर्क कितनी आ गई, 10 न्यूटन मीटर, सही है। अब मैं कहता हूँ 10 न्यूटन मीटर तो लिख सकता हूँ, या मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि वर्क हो गई 10, और मैंने कहा था न्यूटन मीटर को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, जूल से। तो वर्क या तो 10 न्यूटन मीटर में लिख सकते हो या तो 10 जूल्स में लिख सकते हो। मेरी एडवाइस मानो तो सीधा आंसर किस में आना चाहिए, जूल्स में, ठीक है। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। अब अच्छे से समझो, इसे एक बार फटाफट देखो, इसे करते हैं, ठीक है। ऑल टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है। ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, वीडियो पॉज करो, आराम से समझो। अब सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। आपकी बुक का सेकंड एग्जांपल है, कह रहा अ पोर्टल लिफ्ट और लगेज ऑफ 15 kg। ये बताओ केजी किसकी यूनिट होती है? भैया मास की होती है, यानी पक्की बात है ये क्या दे रखा है, मास दे रखा है। अब सुनो, अब आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता, क्या इसमें कहीं मास लिखा है? तो मेरे भाई फिजिक्स में ना चीजें देखी नहीं होती, हमें ना उनके यूनिट्स देखने होते हैं। मैंने कहा केजी ना मास की यूनिट होती है, न्यूटन ना फोर्स की यूनिट होती है, मीटर ना डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है। तो इस केजी को देख के मैंने बता दिया क्या गिवन है, मास। अच्छा, अब मैं आगे गया, अब देखो क्या हुआ। जैसे मान लो ये है, तो मैं कहता हूं ये ना कोई सामान है, इसका मास है 15 kg, इसको मैंने ग्राउंड पे रखा है और ग्राउंड से उठा के मैंने इसको कहां पे रख दिया, सर पे रख दिया, है ना। देख लो क्या क्या करना पड़ता है। ग्राउंड से उठा के मैंने इसको कहां पे रख दिया, सर पे। तो मैं कहता हूं मेरी हाइट ना 1.5 मीटर है। कितनी हाइट है मेरी, 1.5। समझना। अब मैं कहता हूं ग्राउंड से जब मैं इसको उठाऊंगा तो मैं इसको ग्राउंड से कितनी ऊपर रखा, जितनी मेरी हाइट है उतनी तो ऊपर रखूंगा। तो मैंने उसको ग्राउंड से अपने सर पे रखा और वो कितनी हाइट थी, 1.5 मीटर। तो नीचे से ऊपर कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, उतनी तो हुई जितनी मेरी हाइट है। भाई ये है किसी की हाइट, ग्राउंड से उठा के मैंने यहां रखा, तो जितनी ये हाइट है उतनी ही तो डिस्प्लेसमेंट हुई है। यानी ये जितनी भी हाइट है ना, ये हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। क्या दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट। अब मास पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, और आपसे क्या पूछा, वर्क पूछा। क्या आपसे क्या पूछा, वर्क। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, क्या तुमने वर्क का कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें मास आ रहा हो? तो आपने भैया ऐसा फॉर्मूला तो पढ़ा है नहीं। तो भाई मैंने ये तो पढ़ाया है ना कि जो वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भैया ये तो सही है। अब मैं कहता हूं देखो समझो, ये कोई इंसान है ना, कौन है भाई ये, देख रहे हो तुम इस कौन है। उसने ना अपने सर पे कोई सामान रखा है जिसका मास कितना है, 15 kg। तुम्हें पता है नीचे की तरफ ग्रेविटी रखती है, नीचे की तरफ क्या रखती है, ग्रेविटी, और ऊपर की तरफ इस इंसान ने एक फोर्स लगाया होगा, सही है। तो अब मैं कहता हूँ नीचे की तरफ ग्रेविटी रखती है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और नीचे की तरफ कितनी एक्सेलरेशन रखती है, जी। कितनी एक्सेलरेशन रखती है, जी। कितनी एक्सेलरेशन रखती है, जी, सही है। तो एक्सेलरेशन कितनी रखती है, जी। तो मैं मान देता हूं कि जी यहाँ पे कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना मान दिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नीचे कितनी लग रही है, 10। अब मैं कहता हूं फोर्स होता है m इंटू ए की जगह क्या आ गया, जी आ गया। अब मैं कहता हूं फोर्स कितना है, मास कितना है, 15। अच्छा, जी कितना है, 10। तो फोर्स कितना आ गया, 150। और फोर्स किस में आता है, न्यूटन में आता है, सही है। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना, सुनो यहां से बताता हूं, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपको एक्सेलरेशन नहीं पता, तो आप उस एक एक्सेलरेशन की जगह जी को रख देना, और जी कितना होता है, 10, याद रखना। तो यहां से क्या मेरे पास फोर्स आ गया, यहां से मेरे पास क्या आ गया, फोर्स। देखो मास था और मास से मैं किस पे आ गया, फोर्स पे। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि भैया आपने फोर्स क्यों निकाला, आपको तो वर्क निकालना है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, मेरे को निकालना तो वर्क ही था, और वर्क के फॉर्मूले में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता था, मुझे फोर्स नहीं पता था। तो पहले तो मेरा यही काम है कि मैं फोर्स निकालूं। जैसे मैं फोर्स निकालूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या निकाल दूंगा, वर्क। अब मैं कहूंगा फोर्स कैसे निकालता, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 10 होता है। तो मैंने कहा फोर्स तो आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट है 1.5 मीटर।
तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी 150 इंटू 1.5। यहाँ से ये हटा, इस जीरो से ये जीरो घटा और ये हो गया 15 इंटू 15। 15 का जो स्क्वायर होता है ना बच्चों, होता है 225 और किस में आएगा, जूल्स में। तो आंसर कितना आएगा, 225 जूल्स। होप सो दिख रहा होगा, आंसर कितना है 225 जूल्स। तो क्या आपको ये दो क्वेश्चन से बेसिक समझ आया कि वर्क के फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है। अब आप इन्हें फटाफट देखो। अब मैं आपको बताता हूं कि वर्क के ना 3 केस होते हैं। एक में वर्क पॉजिटिव होता है, एक में वर्क नेगेटिव होता है और एक में जीरो वर्क होता है, और इसके कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बाद फिर आगे चलते हैं। पहले से नोट करो, आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं वर्क के 3 केस को क्या है, ठीक है। तो आ जाओ, 3 केसेस ऑफ वर्क। एक होता है बच्चों जिसे मैं कहता हूं पॉजिटिव वर्क, एक होता है जिसे मैं कहता हूं नेगेटिव वर्क, और एक होता है जिसे मैं कहता हूं जीरो वर्क। क्या बोलता हूं मैं, जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, तो सुनो मैं कहता हूं, सबसे पहले ये बताओ वर्क क्या होता है, यहां समझेंगे। मैंने कहा ये क्या है, ग्राउंड। अच्छा, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m, सही है। अब मैं कहता हूँ इस ऑब्जेक्ट पे ना मैंने इस डायरेक्शन में क्या लगा दिया, फोर्स, और इसी डायरेक्शन में क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट। कैसे कैसे, ये ऑब्जेक्ट है, अब सामने तुम्हारी तरफ मैं इसमें क्या लगा रहा हूँ, फोर्स, और ये जा भी तुम्हारी तरफ रहा है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है क्या। तो पॉजिटिव वर्क वो होता है जिसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे होते हैं, सेम। सही है। अब बच्चों यहां से ना मैं तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, समझो। मैंने कहा एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो बच्चों दो लाइंस का जब डायरेक्शन सेम होता है ना, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 0 डिग्री। अच्छा, दो लाइंस जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है ना, एंगल बिटवीन देम, वो बनता है 180 डिग्री। याद रखना है इसको। और ये वाला एंगल क्या होगा बताओ जरा, ये वाला क्या होगा, 90। तो ये कौन सा केस है, जब दो लाइंस आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर। तो बच्चों मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसे साइड में बना लो कहीं, इन 3 केसेस को। जब लाइंस की डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना, 0। जब लाइंस की डायरेक्शन अपोजिट है तो एंगल कितना, 180। लाइंस के बीच का एंगल है ये, दो लाइंस सेम डायरेक्शन में तो दोनों के बीच का एंगल 0, दो लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में तो इन दो लाइंस के बीच का एंगल 180, और दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो 90। ये बना दो साइड में कहीं, इसमें मत लिखना, साइड में बनाओ फटाफट, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है ना, तो अब देखना, अब मचाएंगे तहलका, है ना, अब होगा मौत का खेल, है ना। तो देखो मैं बोलता हूं यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है क्या, तो मुझे बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो जब डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना होता है, 0। तो यहां से मैं सेकंड बात ये कह सकता हूं कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 डिग्री। अच्छा, थर्ड क्या बोल सकता हूं, मैं बोलूंगा जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा हाथ देखो, मैं कहता हूं मैं फोर्स भी इधर लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रही है, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगी तो क्या धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, सही मानते हो। मैं कहता हूं कोई इधर जा रहा है और मैं उसे उधर ही धक्का दे देता हूं, तो जिधर मैं फोर्स लगा रहा हूं वो बंदा जा भी उधर रहा है, तो इसका मतलब जिधर मैं फोर्स लगा रहा हूं वो जा भी उधर रहा है, तो क्या मैंने धक्का देके उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, मानते हो इस बात को। तो मैं कहता हूं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होती है ना, तो जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती है। क्या करती है, इंक्रीज। अब बच्चों आपको एक बात पता है, जब स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज करती है ना, तो वेलोसिटी चेंज होती है, और जहां पे वेलोसिटी चेंज होती है ना, वहां पे एक्सेलरेशन आ जाती है, मानते हो आप। तो मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज करती है, तो ये कौन सा मोशन है, कभी पूछा कि पॉजिटिव वर्क में कौन सा मोशन होता है, टाइप ऑफ मोशन, तो आप बोलोगे इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुकी होगी, एक्सेलरेशन। किस वजह से आएगी एक्सेलरेशन, क्योंकि लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है। अच्छा, पांचवी केस, यहाँ पे जो भी वर्क आएगा उसका साइन क्या होगा, तो जो भी वर्क का आंसर आएगा ना उसके आगे पॉजिटिव होगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, तभी तो नाम है पॉजिटिव वर्क। क्या इतनी बातें क्लियर है, समराइज करते हैं। पॉजिटिव वर्क का मतलब है कि जो वर्क होगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम तो दोनों के बीच का एंगल 0, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम तो स्पीड वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन आएगी, और जहां एक्सेलरेशन आएगी वो कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अब नेगेटिव वर्क पे आओ, ये समझ गए, इसका उल्टा करना है।
मैं बोलूंगा नेगेटिव वर्क का मतलब है जो भी वर्क आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड। अब यहाँ पे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इधर फोर्स लगाया लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट इधर होगी। अब आप बोलोगे भैया ऐसे कैसे हो सकता है, जिधर आप फोर्स लगाओगे उधर ही तो डिस्प्लेसमेंट होगी। हो सकता है, देखो स्प्रिंग देखा, स्प्रिंग देखा है। अब अपना बजट थोड़ा कम है, इमेजिन करो मेरे हाथ में स्प्रिंग है, सही है। अब इस हाथ से ना मैंने स्प्रिंग को पकड़ा हुआ है, इस हाथ से मैं स्प्रिंग को खींचता जा रहा हूं, तो मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, सुनना, फोर्स को मैं इधर लगा रहा हूं इस तरफ। अब ये बताओ मुझे, मैं यहां पे ना अपने हाथ को छोड़ूंगा तो स्प्रिंग इधर नहीं जाएगा। तो मैंने कहा मैंने फोर्स इधर लगाया, देखो स्प्रिंग को मैं खींचता गया, मैंने फोर्स इधर लगाया और इस डायरेक्शन में आके मैंने हाथ छोड़ दिया, तो स्प्रिंग इधर नहीं गया, तो फोर्स मैंने इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट इधर हुई। फोर्स मैंने इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर हुई। जब फोर्स की अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट होती है ना, यही कंडीशन होती है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। खैर छोड़ो इस बात को, मैं कहूंगा जिधर फोर्स लगाया उसके अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट होती है ना, ये कौन सा केस हो गया, नेगेटिव वर्क का। तो ये हो सकता है ना, कहां दिख सकता है ऐसा केस, स्प्रिंग में दिख सकता है। और भी होंगे, बताऊंगा टाइम आने पे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट बात ये नहीं कह सकता द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट, ये नहीं कह सकता। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी, अपोजिट, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जब लाइन सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना, 0, लेकिन लाइंस अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो एंगल 180। तो यहां से मैं ये नहीं कह सकता एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री। और आप बोलोगे भैया क्या बता रहे हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एमसीक्यू है कि ये बताओ नेगेटिव वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180। देख रहे हैं ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अच्छा तीसरे पे आओ, अब मैं कहता हूं पॉजिटिव वर्क में स्पीड बढ़ती है तो नेगेटिव वर्क में स्पीड घटेगी। मैं मानता हूं इस बात को, मैं कह रहा हूं कोई सामने से मेरी तरफ आ रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट मेरी तरफ हो रही है, अब मैंने उसको रोका, मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या मैं धीरे धीरे, सपोज कोई मेरे सामने से आ रहा है, मैं ऐसे रोक रहा हूं, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट इधर, मेरी फोर्स इधर, तो क्या मैं धीरे धीरे उसको रोक रहा हूं, इसका मतलब इस केस में स्पीड घट रही होगी। तो मैं यहां क्या बोलूंगा, स्पीड हो गया या वेलोसिटी हो गया, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और सुनो, जब स्पीड और वेलोसिटी इंक्रीज करती है ना तो एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है ना तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, रिटार्डेड मोशन। तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा, कभी क्वेश्चन आया कौन सा मोशन हो जाएगा, तो आप बोलोगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को ना एक वर्ड में बोला जाए तो मैंने कहा ये कौन सा मोशन हो गया, रिटार्डेड मोशन। अच्छा, और इस केस में स्पीड घटेगी। और पांचवी चीज, जो नेगेटिव वर्क है उसमें वर्क के आगे नेगेटिव साइन आएगा। समझ आई। अच्छा थर्ड केस पे आओ, थर्ड केस की मैं बात करता हूं, तो मैंने कहा जीरो वर्क कब होगा, जब वर्क, जीरो वर्क मतलब वर्क कितना आएगा, 0 जूल्स। ये कब होगा, तो मैं बोलूंगा ये ग्राउंड है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है और मैंने कहा इस पे फोर्स सपोज ऐसा लग रहा है और इसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसी होगी। भैया क्या बता रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सपोज कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सर पे रखा, तो मेरा सर इस पे फोर्स किधर लगा रहा है, ऊपर की तरफ, और मैं तुम्हारी तरफ आया तो मैं डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहा हूँ, तुम्हारी तरफ। तो मैंने कहा सर लगा रहा है फोर्स ऊपर की तरफ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ, क्या, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना, क्या दिखा तुम्हें। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। दूसरी बात क्या बोलूंगा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब ऐसा होगा ना बच्चों कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो उस केस में वर्क कितना हो जाएगा, 0। और सीधा मैं बोलूंगा कि इस केस में कौन सा वर्क हुआ है, 0 वर्क। अच्छा 0 कोई वर्क होता है क्या, तो मैं कहूंगा ये एक ऐसा केस है जिसमें कोई काम ही नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई क्या कभी काम नहीं होगा, तो आप बोलोगे जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा ना तो उस केस में वर्क आएगा 0, और 0 का मतलब है कुछ नहीं, तो इस वाले केस में वर्क नहीं होगा। क्वेश्चन आएगा कौन सा ऐसा केस है जिसमें वर्क हो सकता है, तो चाहे वर्क पॉजिटिव आए चाहे वर्क नेगेटिव आए, इन दोनों केस में जो वर्क है ना वो होगा, लेकिन जो 0 वर्क है ना इस केस में वर्क नहीं होगा। समझ आया। तो कभी मैं आपसे पूछूं कि बच्चों अब आप इतना समझ गए तो मुझे ये समझाओ कि किस किस केस में वर्क होगा, तो आप बोलोगे देखो भैया वर्क होने के लिए ना आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक फोर्स होना चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो आप बोलोगे देखो भैया जब फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तब पॉजिटिव वर्क होगा, लेकिन वर्क तो होगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे तब नेगेटिव वर्क होगा, लेकिन कोई बात नहीं, वर्क तो तब भी हो रहा है। लेकिन भैया जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, इस केस में वर्क नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कह सकता, वर्क होने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की या तो डायरेक्शन सेम होनी चाहिए या तो अपोजिट होनी चाहिए। इन दो केसेस में वर्क हो सकता है, लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में 90 का एंगल बन गया ना, उस केस में वर्क नहीं हो सकता। समझ रहे हो इस बात को? समझ रहे हो मीन देखा है? समझ रहे हो? इसे नोट करो, आगे चलते हैं। अभी तक हमने जितना देखा उसके बाद अब क्यों ना कुछ क्वेश्चंस कर दिए जाएं। कौन से क्वेश्चन कराओगे भैया? एज यूजुअल एनसीईआरटी के क्वेश्चन। वर्क समझा, 3 केसेस ऑफ वर्क समझे, तो वर्क के कुछ और क्वेश्चन और 3 केसेस ऑफ वर्क के क्वेश्चन आते कैसे हैं वो देखते हैं। तो चलो भाई, सबसे पहला ना ये आपकी बुक का इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्क एंड एनर्जी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेना। कह रहा फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, तो बच्चों फोर्स कितनी है? 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। 7 न्यूटन की फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रखती है और उस वजह से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस, ऑब्जेक्ट में कितनी डिस्प्लेसमेंट आती है? तो भैया 8 मीटर की आती है। कितनी आती है? 8 मीटर। तो ये दे दिया। अब कह रहा वर्क बताओ। तो यार ये बताओ ना, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया 7, ये हो गया 8। अच्छा, तो 7 8 जा 56। और मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे ये पता है जो वर्क आता है किसमें आता है? जूल्स। तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, चाहे तो बुक से मैच कर दो एनसीईआरटी का, ठीक है। अब आओ इस पे आओ, ठीक है। और टाइम चाहिए तो बच्चों मैं हटता हूं, वीडियो पॉज करके दिख दिया करो आराम से, फिर आगे कंटिन्यू किया करो, ठीक है। तो आप इसे लिख लो आराम से, ठीक है। और अब इस पे आते हैं। तो कह रहा अ पेयर ऑफ बुलॉक्स, ठीक है, एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन। तो मुझे कुछ नहीं समझ आया, लेकिन इतना तो समझ आया कि फोर्स कितनी लगती है? 140 न्यूटन। और 15 मीटर, भाई क्या लिखा है? 15 मीटर। मीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्प्लेसमेंट की। तो मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 15 मीटर। और क्या पूछा? वर्क। भैया वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है तुम्हारी 140 न्यूटन और ये है 15 मीटर, तो 140 इंटू 15। और मुझे जो भी पता है किस में आना है? जूल्स में। तो बच्चों 14 को 15 से करूंगा तो 210 आएगा, और एक जीरो और है तो एक जीरो और लगा दिया, तो वर्क कितना हो गया? 2100 जूल्स। भाई देखो ना, 14 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आएगा, एक जीरो था, एक जीरो लगा दिया, तो वर्क कितना आ गया? 210 जूल्स। ये आपके ना जहां पे इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बाद जहां पे और इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे ना, उसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। देख देना आराम से, बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आओ इस पे आओ। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट। इसमें क्या पूछा है? कह रहा व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। सुनो, सपोज ये अर्थ है, ये अपने पास क्या है? अर्थ। और ये एक सैटेलाइट है जो अर्थ के आसपास घूमता रहता है। तो सैटेलाइट अर्थ के आसपास घूम रहा है, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों, जहां पे 2 ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे ये सैटेलाइट कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। सुनो, सर्कुलर मोशन पे किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बतानी है तो मुझे कुछ नहीं करना, वहां से एक टेंजेंट खींच देना है। अब आप बोलोगे टेंजेंट क्या होता है भैया? तो टेंजेंट का मतलब होता है, जैसे सपोज ये एक सर्कल है, तो सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से पास करने वाली जो लाइन होती है ना, इसे बोलता हूं टेंजेंट, ठीक है। अब मैं कहता हूं बताओ जरा, जैसे ये सर्कल कुछ ऐसे जा रहा था, तो मैं कह रहा था जब मैं इस पॉइंट पे आया तो ये पॉइंट किधर जाना चाह रहा था? तो आपने बोला इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचो और इस डायरेक्शन को ऐसे दिखा दो, यानी ये वाला पॉइंट ऐसे जाना चाह रहा था। मैं बोलता हूं ये वाला पॉइंट कैसे जाना चाह रहा था? तो आपने कहा एक टेंजेंट खींचो और ऐसे दिखा दो, ऐसे जाना चाह रहा था। तो सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो उस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचो, और जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वही आपको डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी देगी। समझ आई बात? समझ आई? तो अब मैं बोलता हूं ये एक सर्कुलर मोशन है, तो ये जो सैटेलाइट है ना अपना, ये जो अपना सैटेलाइट है, तो मैं कहूंगा ये सैटेलाइट भी कुछ ऐसे जाना चाह रहा होगा, तो ये क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट हो गई। ये क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है जो सर्कुलर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन, उसमें क्या होगा? सपोज ये अर्थ है तो इसका मास हो गया m1, ये सैटेलाइट है इसका मास हो गया m2, बीच में डिस्टेंस हो गया r, तो g m1 m2 by r²। इसका मतलब क्या? इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स है। इसका मतलब जो अर्थ है कि वो सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो मैंने कहा ये जो अंदर की तरफ फोर्स है ना, इस फोर्स को या तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स कह दो, या तो आपको पता है वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है ना, उसे मैं कहता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसे और कौन सा फोर्स कह लो? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट। आप बताओ कितने का एंगल बन रहा है?
क्या 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा? सोचो सोचो, फोर्स लग रही है सेंटर की तरफ, देखो देखो ये पार्टिकल है, फोर्स लग रही है सेंटर की तरफ, जाना ऐसे चाहता है, तो बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है वो कौन सा केस होता है? जीरो वर्क का। तो क्या अर्थ इस सैटेलाइट पे कोई भी काम कर रही है? क्वेश्चन पूछा कि भाई आप ना ये जो अर्थ इस सैटेलाइट पे जो भी वर्क करती है ना उसको कैलकुलेट करो, तो मेरे भाई कोई वर्क ही नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट जाना चाहती है ऐसे, अर्थ बुलाना चाहती है ऐसे, फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो बीच में 90 का एंगल बन रहा है, और जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है ना वहां पे वर्क जीरो होता है। समझ आया? समझ आया? तो बच्चों आप ना पहले ऐसा करो, इसे नोट करो, इसका आंसर मैं अच्छे से लिखवाता हूं, पहले इसे नोट करो। ठीक है, और टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कर लेना भाई। इसका आंसर मैं अच्छे से लिखवाता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर देखो। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो मैं ये बोलूंगा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज टुवर्ड्स अर्थ, है ना, एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट इज टुवर्ड्स द टेंजेंट। द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 हियर, देयरफॉर द वर्क डन ऑन द सैटेलाइट इज जीरो। दोबारा सुनो, मैं कहता हूं क्योंकि सैटेलाइट पर लगने वाला फोर्स और सैटेलाइट की डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के 90 डिग्री पे है ना, इस केस में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है उस केस में कोई वर्क ही नहीं होता। इसका मतलब अर्थ इस सैटेलाइट पर कोई वर्क ही नहीं कर रहा। कैसे दिखता? ऐसे दिखता, इसको पॉइंट में दिखता तो मैं ऐसे दिखता, फोर्स ऑन सैटेलाइट, सैटेलाइट पे फोर्स किधर लग रहा है? टुवर्ड्स अर्थ, टुवर्ड्स अर्थ, और अर्थ ही तो सेंटर में है तो टुवर्ड्स सेंटर। अब इस फोर्स को मैं क्या बोलता हूँ, जो सेंटर की तरफ लगता है ना उसे मैं कहता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलता मैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बच्चों सुनो, सेंट्रीपिटल फोर्स तो सही है, क्या हमने ग्रेविटेशन पढ़ा है? इसका मास m1, इसका मास m2, बीच में डिस्टेंस r, तो g m1 m2 by r स्क्वायर से ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रही है इस तरफ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के साइड में ना आप ये भी दिख सकते थे कि कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, तो मैंने कहा सैटेलाइट पे ना अर्थ की तरफ, सैटेलाइट पे अर्थ की तरफ एक सेंट्रीपिटल या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैं बोलूंगा सैटेलाइट की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां है? टुवर्ड्स द टेंजेंट। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट कैसी है? तो ब्रैकेट में लिखूंगा टुवर्ड्स टेंजेंट, क्योंकि ये टेंजेंट की तरफ है, क्योंकि ये टेंजेंट की तरफ है और टेंजेंट ऐसे जा रहा है, बस यहां से सही है। अब मैं क्या बोलूंगा, थर्ड पॉइंट से मैं ये बोलूंगा कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहां पे बोलूंगा क्लियरली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इस केस में क्या इस सैटेलाइट पे कोई काम हो रहा है? नहीं। क्या पूछा था? ये बताओ कि जो अर्थ की ये जो सैटेलाइट है ना, इस सैटेलाइट पे कितना काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना? जीरो। देयरफॉर जीरो वर्क, और जहां जहां जीरो वर्क होता है वहां पे क्या होता है? नो वर्क इज डन on satellite by the force of gravity, by the force of gravity। समझ आया? इसे नोट करो अच्छे से, आराम से। एक बार और सुनो। मैं कहता हूं कि ना सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रहा था, अर्थ बीच में था, तो ना यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं और बीच में डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, अर्थ ना सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचता है, अर्थ सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचता है, तो अर्थ है सेंटर में, सैटेलाइट बाहर है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, क्योंकि फोर्स सेंटर की तरफ लगता है तो उसको मैं ग्रेविटेशनल फोर्स तो कह ही सकता हूँ, सेंटर की तरफ लगता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकता हूँ। तो सैटेलाइट पे अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और सैटेलाइट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इस केस में जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है ना, उस केस में वर्क होता है जीरो, तो इस केस में वर्क है जीरो। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इस सैटेलाइट पे कोई काम नहीं कर रही।
समझ आया? ग्रेविटेशनल फोर्स इस सैटेलाइट पे कोई काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है सेंटर की तरफ, इसकी डिस्प्लेसमेंट है इधर, 90 का एंगल बनता है तो कोई काम नहीं होता। समझ आया? तो बच्चों मैं यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करता हूँ, आप जरूर बताना कैसा लगा। एक दो क्वेश्चन और है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा और आगे एनर्जी को बताऊंगा। वर्क में इतना ही था बताने के लिए, और एक जो 2-4 जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच गए, एक एनसीईआरटी का ही बैक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो नेक्स्ट में बताता हूं, और एनर्जी भी बताऊंगा नेक्स्ट में। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताना। पढ़ाई करते ऑल द वेरी बेस्ट।